हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट टीच। आज के इस वीडियो में हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। हम बीए फर्स्ट ईयर जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसको देखेंगे। जो स्टूडेंट्स कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स आती हैं वो बहुत ही लेंथी बुक्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, जिसमें हर एक किताब में जो है कम से कम 15 से 20 लेसन तक आपको देखने को मिलते हैं। और कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स के पास बुक जो है, स्टडी मटेरियल जो है वो एग्जाम से महीना पहले या एक हफ्ते पहले ही पहुंचता है, जिसके कारण जो है स्टूडेंट प्रॉपर स्टडी कर नहीं पाता। कई तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म के टाइम किताबों के लिए अप्लाई नहीं करते, सोचते कहीं से इंतजाम कर लेंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ लेंगे किताबों को डाउनलोड करके, पर वो चीज़ जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, सीरीज आसानी से अवेलेबल हो नहीं पाती है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने यूट्यूब पे भी स्क्रॉल करके देखा है कि बीए की जो है प्रॉपर एक आपको प्लेलिस्ट भी देखने को नहीं मिलती। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बीए हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं कवर कर पाऊंगी, उनको उनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक तरह से हम पूरा लेसन डिस्कस करेंगे, पर हाईलाइटेड जो फैक्ट्स होंगे या जो इम्पोर्टेंट है वो वाले नोट्स के रूप में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक की जो पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इतिहास को जानने के लिए इन स्रोतों की सहायता लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, आप जानते हैं कि आज के टाइम जो है हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, जिसके माध्यम से आज जितनी भी घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही है उनका व्यवस्थित रिकॉर्ड हम रख पा रहे हैं। पर पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में जो है किसी ने भी इतिहास को सहेजने की या क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जो है आज हमें पुराने समय की जानकारी के लिए या प्राचीन इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए अनेक स्रोतों की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ रही है। तो जिन स्रोतों से जो है हमें इतिहास की क्रमबद्ध तरीके से कालक्रम अनुसार जानकारी प्राप्त हो सके। तो इतिहास को जानने के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम उन सभी सामग्री को शामिल कर लेते हैं जो लिखित में हमें मिलती है या जो पुस्तक या ग्रंथ के रूप में है। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ है, हमारे ऐतिहासिक सामग्री है, समसामयिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम वो सभी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो साहित्यिक स्रोत में नहीं है। जैसे मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों को हमने 3 भागों में बाँटा है। सबसे पहला है अभिलेख, स्मारक और मुद्राएँ। पर पुरातात्विक स्रोत में जो है आप ये मान के चलिए जितने भी भवन हैं, मंदिर हैं, मुद्राएँ आपको मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, इमारतें आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें जिनसे जो चाहे वो खुदाई से मिली हो या चाहे पहले से ही हम देखते आए हों, प्रसिद्ध इमारतें, भवन आदि हैं, उन सभी को पुरातात्विक स्रोत में रखा गया है। तो पुरातात्विक स्रोत को हम जो है बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। साहित्यिक स्रोत को भी जो है वो 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों को भी 3 भागों में बांटा है, जिसमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। फिर इतिहास ग्रंथ एवं समसामयिक ग्रंथ है। ठीक है, समसामयिक का अर्थ होता है उसी समय, ठीक है, उस दौरान लिखे हुए ग्रंथ। ठीक है, किन राजाओं के दौर में जो है किन मंत्रियों ने या जो भी उस वक्त के लेखक थे, लेखकों ने कौन से ग्रंथ लिखे, वो है समसामयिक ग्रंथ। ठीक है, फिर है विदेशी यात्री। कई विदेशी यात्री जो है किसी किसी उद्देश्य के साथ भारत आए थे, चाहे वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए हो, राजनीति के उद्देश्य से आए हो या धर्म के उद्देश्य से आए हो। ठीक है, किंतु उन्होंने जो है अपने विवरणों में जो प्रस्तुत किया वो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत बन गया है। तो सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानेंगे और इन तीनों धर्म के बारे में जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं।
ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेद। ठीक है, वेदों को जो है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे पुरानी समय का और सबसे महत्वपूर्ण भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। सबसे पहले 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उसमें सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 128 सूक्त है। अन्य 3 वेद जो हैं वो यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। यजुर्वेद जो है कर्म कांड प्रधान है। ठीक है, फिर सामवेद आपके संगीत से संबंधित आप कह सकते हैं, भगवान शिव से संबंधित है और इसके सारे सारे तो नहीं पर इसके ज्यादातर मंत्र जो हैं आप कह सकते हैं ऋग्वेद से लिए हुए हैं। अर्थवेद में जो है हमें अनेक विषय जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, रोग निवारण आदि से संबंधित जानकारी मिलती है। इसी के साथ जो है वेदों की रचना जो है हमारे क्यों की गई थी, कर्म कांडों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इनका निर्माण किया गया था। फिर इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद वेदों के बाद की रचनाएं हैं। उपनिषदों में जो है दार्शनिक विषयों का संकलन है, दार्शनिक विषय से संबंधित ज्ञान वेदों हमें उपनिषद में मिलता है। इसमें कुछ प्रश्न जैसे कि सृष्टि की रचना किसने की, जीव क्या है, मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है आदि की जानकारी हमें मिलती है। और इसका एक उद्देश्य बहुदेववाद के स्थान पर एक ब्रह्म की स्थापना करना भी है। ठीक है, कुछ उपनिषदों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, एक दो के नाम आप याद कर सकते हैं जैसे ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मंडूक्य, मांडूक्य, ऐतरेय, तैतरेय, ये सारे जो है आप पढ़ लीजिए और इनमें से कम 3 या 4 नाम आप याद करिए ताकि अगर उपनिषद के बारे में कोई प्रश्न आए और आपको कुछ लिखना हो तो आप उनके साथ उनका जो है नाम भी लिख पाए। तो वेद और उपनिषदों के बाद जो है वो वेदांग आते हैं। वेदांग जो है वेदों को ठीक तरह से समझने के लिए, वेदांगों का एक तरह से आप कह सकते हैं वेदों के लिए रेफरेंस के रूप में जो है वेदांगों का इस्तेमाल होता है। वेदों को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। ये 6 है जिनका नाम है, ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार आता है कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं। तो कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। फिर यहाँ पे इनके बारे में कुछ जानकारी है जैसे स्वरों को शुद्ध तरीके से या शुद्ध उच्चारण करने के लिए जो है शिक्षा शास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, फिर कल्प में जो है विधि विधान और नियमों का प्रतिपादन मिलता है। ठीक है, और फिर जो है व्याकरण में पाणिनि की जो अष्ट अध्याय है जिसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। तो अष्ट अध्याय जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है पाणिनि का अष्ट अध्याय व्याकरण को समझने के लिए। फिर यास्क ने जो है निरुक्ति की रचना की थी। तो इस तरह से वेदांगों के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जो है वो सूत्र साहित्य के बाद स्मृति ग्रंथों की रचना हुई है। इसकी संख्या निश्चित नहीं है, कई स्मृतियां हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इनमें सबसे प्राचीन जो है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना हुई थी 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के बीच में। ठीक, फिर जो है इनकी रचनाएं, इनके माध्यम से जो है हमें प्राचीन भारतीयों की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का आभास होता है। ठीक है, एक तरह से आप देखें तो जितने भी साहित्यिक स्रोत है उनसे हमें ये चारों ही पक्षों की जानकारी मिलती है कि आप चाहे वेद के बारे में लिख रहे हैं, चाहे उपनिषद के बारे में लिख रहे हैं, चाहे पुराणों के बारे में लिख रहे हैं, सभी के बारे में एक चीज आप कॉमन लिख सकते हैं कि इससे जो है प्राचीन भारतीयों की या प्राचीन भारतीय जीवन की धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए मनु व याज्ञवल्क्य की स्मृतियां वर्तमान हिंदू धर्म या हिंदू विधि के जो है प्रमुख स्रोत भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है महाकाव्य। महाकाव्य मुख्य रूप से 2 है, रामायण है आपके और महाभारत है, जिनके बारे में आप सभी को पता है। तो महाभारत का जो रचना काल है वो है 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। ठीक है, ये 100 साल का समय जो है महाभारत का रचना काल माना जाता है। फिर रामायण की रचना जो है वो वाल्मीकि द्वारा की गई थी और महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना हुई थी। श्रीमद् भगवत गीता जो हमारे हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है,
उस वो जो है वो भी एक महाभारत का ही एक भाग है और जिसकी उपाध्यता जो है आज समस्त विश्व स्वीकार कर रहा है या विश्व में स्वीकार की गई है। रामायण एवं महाभारत दोनों से तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का उत्तम विवेचन प्राप्त होता है, किंतु इसकी एक कमी ये है कि ये तिथि कर्म अनुसार नहीं है। ठीक है, इसमें जो है तिथि कर्म अनुसार प्राप्त नहीं होती है, इसकी एक कमी आप कह सकते हैं। फिर जो है महाकाव्य के बाद आता है पुराण। पुराण 18 है। इसमें से कुछ पुराण जो है इनकी रचनाएं बहुत पहले हुई थी, शेष जितने भी पुराण है उनकी रचनाएं बाद में हुई थी। कौन कौन से पुराण है? मार्कांडेय पुराण है, ब्रह्मांड है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। इसके बाद जो है कई पुराणों की रचना हुई थी, इसके जितने भी बचे हुए पुराण है। पुराणों के विषय धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि हैं। पुराणों में दी गई राजवंशावलियां प्राग ऐतिहासिक काल से ही महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित काल तक की मानी जाती हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल आप कह सकते हैं जिस वक्त जो है मानव जो है उतना विकसित भी नहीं हुआ था, सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था। पाषाण काल आप कह सकते हैं, वहां से लेकर महाभारत के युद्ध के बाद जो परीक्षित का काल था वहां तक का जो है पुराणों में वर्णन आपको देखने को मिलता है। छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर आंध्र के सातवाहन वंश के पतन तक के राजवंशों और उनके राजाओं के नाम पुराणों में हमें मिलते हैं। वस्तुतः पुराणों से इतिहासकारों को सर्वथा यह असंतोष रहा है कि ये तिथि परक नहीं है, इनमें काल्पनिक घटनाओं का बहुत सारा वर्णन है और ये जो है गप्पों से परिपूर्ण है। तो ये इतिहासकारों का जो है एक असंतोष आप कह सकते हैं कि पुराण इतने विशुद्ध नहीं है। समय के साथ जो है कई चीजें इसमें जुड़ती गई, कई लोगों के मत इसमें जुड़ते गए, जिसकी वजह से ये कुछ हद तक जो है मिश्रित बन गया। तो यहाँ तक जो है हमारा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ या फिर ब्राह्मण साहित्य जो है, ब्राह्मण धर्म साहित्य हमारा पूरा होता है। अब जो है हम बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य के बारे में अगर आप कहें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपके त्रिपिटकों का स्थान इसमें रहता है। सबसे पहले भाषा जो है ये पाली भाषा में पहले लिखे जाते थे, किंतु समय के साथ ये मिश्रित संस्कृत और जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार अन्य देशों में हुआ, तिब्बती और चीनी भाषाओं में भी प्राप्त होने लगे। वहाँ के लोग जो है बौद्ध धर्म में अत्यंत जो है आपके रुचि लेते थे, जिसके कारण जो है वहाँ के लोगों ने भी बौद्ध साहित्य, बौद्ध शिक्षाओं के बारे में कई रचनाएं करी, जिसकी वजह से इनकी भाषा चीनी और तिब्बती में भी हमें बौद्ध साहित्य का वर्णन मिलता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था ये त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक के नाम याद रखना जरूरी है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से है? विनय पिटक है आपके, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटकों के नाम है। फिर त्रिपिटकों की जो है जानकारी यहाँ पर दी हुई है। बौद्ध संघ भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए आचरणीय नियम विधान विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप अगर आगे देखेंगे तो आगे पढ़ सकते हैं कि अभिधम पिटक में क्या है और सूत पिटक में क्या है। यहाँ पर एक लाइन महत्वपूर्ण है कि बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों के प्रणेताओं का उद्देश्य भारत का इतिहास लिखना नहीं था, तथापि उन्होंने अपने ग्रंथों में अनायास ही बहुत कुछ ऐतिहासिक सामग्री का समावेश कर दिया था। तो ये बात समझने की है कि जितने भी धर्म से संबंधित आपको साहित्य मिलते हैं या ग्रंथ मिलते हैं, उनका उद्देश्य कभी भी इतिहास लेखन नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी जो धर्म की शिक्षा है उनका अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, उनका प्रचार प्रसार करना था। किंतु अनायास ही या अचानक ही या फिर आप कह सकते हैं कोइंसिडेंटली इतनी सारी चीजें जो है हमें इन धर्म ग्रंथों में मिल जाती हैं, तो ये महत्वपूर्ण स्रोत हमारे इतिहास को जानने के बन जाते हैं। फिर हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह से बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटकों के नाम से जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है, वैसे ही जैन साहित्य में जो है आगम ग्रंथ या सिद्धांत ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण साधन है बौद्ध जैन साहित्य को जानने के। तो जैन साहित्य में आगम ग्रंथों में जो है ये 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, नंदी अनुयोग द्वारा और 4 मूल सूत्र आते हैं। तो ये जानकारी आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे बिंदुसार, बिंबसार हैं आपके, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके काल में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है,
फिर देखिए जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी की शिक्षाएं मूलतः 14 पर्वों प्राचीन ग्रंथों में संकलित थी, परंतु समय क्रम में इनका ज्ञान खो गया। फिर जो है महावीर स्वामी के निर्वाण के समय जो है 160 वर्ष निर्वाण के 160 वर्ष पश्चात पाटलिपुत्र में एक जैन समिति बुलाई गई थी, जिसमें जो है जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन फिर से किया गया था। तो ये था आपके जैन ग्रंथों के बारे में। तो इसी के साथ में हमारे धार्मिक ग्रंथों की जो एक भाग था वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। सबसे पहले ये जान लेते हैं समसामयिक ग्रंथ का अर्थ है जब भी देखिए किसी भी राजा या फिर जो शासक थे उनके काल में कई मंत्री होते थे या फिर उनके दरबार में कई लोग ऐसे होते थे जो साहित्य लेखन में रुचि रखते थे और साहित्य में उस राजा के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में आदि उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा करते थे। तो जिस वजह से उन्होंने जो उस वक्त की जितनी भी घटनाओं का वर्णन किया है वो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं इतिहास को जानने का। ठीक है, तो ये मुख्यतः जितनी भी रचनाएं यहाँ पर हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ थे। तो सबसे पहला नंबर जो है वो है अष्ट अध्याय, जो पाणिनि द्वारा लिखा हुआ है। ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है, इसमें व्याकरण संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। प्रथम व्याकरण का व्यवस्थित ग्रंथ आप कह सकते हैं अष्ट अध्याय था। फिर है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, चाणक्य आप कह सकते हैं इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं कई, और कौटिल्य नाम से भी ये जाने जाते थे। अर्थशास्त्र जो है एक राजनीति से संबंधित पुस्तक थी, जिसमें मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसके बारे में, उस वक्त की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर पतंजलि का महाभाष्य महत्वपूर्ण है, गार्गी द्वारा रचित गार्गी साहित्य है। ठीक है, फिर मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखा हुआ है, और मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त द्वारा। ये सारे महत्वपूर्ण है, इनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, किंतु महत्वपूर्ण जो है इनके नाम और इनके लेखक थे जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो फिर हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के वर्णन। देखिए विदेशी यात्री जो थे वो किसी न किसी उद्देश्य से भारत आए थे। उनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था, पर कई विदेशी यात्री थे जो व्यापार की दृष्टि से, कई विदेशी यात्री राजनीति की दृष्टि से राजदूत बनकर आए थे। ठीक है, कई विदेशी यात्री जो थे वो धर्म के प्रचार स्वरूप जो है धर्म के बारे में और जानने के लिए, जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं चीन में जो है प्रचलित थी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, उस धर्म के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए जो है चीन से कई यात्री आए थे। यूनान से जो है ज्यादातर लोग इन्वेंशन के लिए, आविष्कार के लिए, नई चीजों की खोज के लिए और व्यापार के लिए आए थे। तो उन्होंने जो है भारत के बारे में बहुत सारा विवरण दे दिया, जिसकी वजह से आज जो है उनकी यात्रा वृत्तांत जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं प्राचीन इतिहास को जानने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी यात्रियों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें उसने जो है भारत के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। हेरोडोटस के बारे में आप जानते होंगे, हेरोडोटस जो है इनको इतिहास का पिता कहते हैं, यानी कि इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास है या शुरुआत है हेरोडोटस ने ही की थी। ठीक है, फिर जो है महत्वपूर्ण नाम आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत में मौर्यकालीन जो साम्राज्य था उसके बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके दरबार में राजदूत बनकर आए थे। तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही एक पुस्तक और लिखी गई थी कौटिल्य या चाणक्य द्वारा, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र और इंडिका को अगर मिलाकर हम पढ़े तो उस वक्त की जो है मौर्यकालीन जो प्रशासन था या समाज था, या आप उस काल की जो है अच्छी खासी जानकारी इन दोनों पुस्तकों से मिलती है। ठीक है, फिर प्लिनी का नाम आता है जिन्होंने पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। फिर भारत का भूगोल करके टॉलमी ने जो है पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के भूगोल के बारे में जानकारी थी। फिर जो है नाम आता है चीनी यात्रियों का। चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म के प्रचार फलस्वरूप जो है भारत आए थे। उनमें सबसे पहला चीनी यात्री जो था वो था सुम सीन। इनका नाम जो है पहले चीनी यात्री के रूप में लिया जाता है। फिर है फाहयान जो
चंद्रगुप्त के समय भारत आए थे और गुप्तकालीन जो उपलब्धियां हैं या गुप्तकालीन जो भारत था उस वक्त की जानकारी हमें फाहियान के यात्रा वृत्तांत में मिलती है। फिर थे हविंगसांग जो है महत्वपूर्ण है। इन्होंने हर्षवर्धन के समय जो बौद्ध धर्म का प्रचार था या हर्षवर्धन के समय जो राज्य शासन व्यवस्था या राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति उनका वर्णन जो है उसका वर्णन जो है इनके पुस्तक में मिलता है। फिर इति सिंह भी जो है महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय नाम है चीनी यात्रियों में। फिर आता है अन्य विदेशी यात्री व लेखक, ठीक है। इसमें जो है तिब्बत से तारानाथ का नाम आता है जिन्होंने तंगयूर और कंगयूर नामक पुस्तक लिखी थी। फिर अरबों एवं मध्य एशिया के कुछ लेखकों का नाम आता है जिसमें है सुलेमान जिन्होंने सिलसिला लिखी थी, अल मसूदी जिन्होंने मुस्तजुल्लहब लिखी थी, फिर है अल बिरानी जिन्होंने फतुलाल बुल्दान लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा साहित्यिक स्रोत खत्म हो जाता है। आगे हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। और अगर आपकी कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।